हेलो। आज हम आयकर में दी गई कुछ विशिष्ट परिभाषाओं को देखने जा रहे हैं। कर किसी भी देश की राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, चाहे वो समाजवादी व्यवस्था वाला देश हो या गणतांत्रिक व्यवस्था वाला देश हो। सरकारी राजस्व का सबसे प्रमुख स्रोत जनता से प्राप्त कर ही रहा है। वास्तव में भारत में दो प्रकार के कर लगाए गए हैं, प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर ऐसा कर है जिसमें कर को चुकाने वाला ही कर का भार भी वहन करता है। इसके विपरीत अप्रत्यक्ष कर में, इनडायरेक्ट टैक्स में, कर चुकाने वाला व्यक्ति इसका भार ग्राहक पर डाल देता है। आयकर जो हमारा विषय भी है, यह प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, जबकि वस्तु एवं सेवा कर जो आप तृतीय वर्ष वाणिज्य में पढ़ेंगे, यह जीएसटी अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। भारत में आयकर एवं इस पे अधिभार केंद्रीय सरकार के द्वारा ही लगाया जाता है एवं वसूल किया जाता है। प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा कर निर्धारण के संबंध में लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा वित्त अधिनियम प्रस्तुत किया जाता है और इस वार्षिक वित्त अधिनियम के आधार पर भारत में आयकर की व्यवस्था चलती है। कर निर्धारण वर्ष 2021 के लिए वित्त अधिनियम 2019 एवं इससे पूर्व के समस्त वित्त अधिनियम लागू होते हैं। यदि वित्त अधिनियम 2020 में कोई प्रावधान पुरानी तिथि से लागू हुआ है तो उसे भी ध्यान में रखा जाएगा। समस्त भारत में आयकर अधिनियम 1961 जो 1 अप्रैल 1962 से लागू किया गया, इस अधिनियम में 291 धाराएं एवं उपधाराएं एवं अनुसूचियां हैं। अधिनियम में कुछ शब्दों की परिभाषाएं दी गई हैं जिनके आधार पर कि आयकर में आयकर की गणना की जाती है। इसमें आपके सामने है आयकर का दायित्व, चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। धारा 4 में प्रत्येक करदाता को प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष में उस कर निर्धारण वर्ष से संबंधित गत वर्ष की कुल आय पर वार्षिक वित्त अधिनियम द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार आयकर देना होता है। इसी प्रकार आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 एवं 3 में विभिन्न महत्वपूर्ण परिभाषाओं का वर्णन किया गया है। उनमें से कुछ यहां पर आपके सामने है। करदाता एसएससी धारा 2(7) के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत आयकर या अन्य कोई राशि चुकाने के लिए दायी हो। जैसा कि आपने पिछली स्लाइड में देखा कि किसी भी व्यक्ति को करदाता कहा जा सकता है अगर वह इस अधिनियम के तहत कोई राशि अथवा कोई कर चुकाने के लिए दायी हो, चाहे वो चूक के कारण करदाता मान लिया गया हो। यहाँ पर जो व्यक्ति है उसमें ध्यान रहे, आप और हम जैसे प्राकृतिक व्यक्ति केवल व्यष्टि हैं। आयकर अधिनियम के अनुसार व्यक्ति की परिभाषा में निम्न 7 तरीके के व्यक्ति हो सकते हैं।
एक व्यष्टि एन इंडिविजुअल, जैसे आप और हम, प्राकृतिक व्यक्ति, चाहे पुरुष हो, महिला हो, नाबालिग हो, पागल हो, मंदबुद्धि हो, ये सभी इसी व्यष्टि की परिभाषा में आते हैं। एक हिंदू विभाजित परिवार जिसमें व्यक्ति जन्म से ही परिवार का सदस्य हो जाता है, सभी पुरुष सदस्य, उनकी पत्नियां, पुत्रियां, चाहे विवाहित हो या अविवाहित, परिवार की सदस्य होती हैं। अगर ऐसा हिंदू अविभाजित परिवार समस्त सदस्यों द्वारा पूर्वजों के व्यवसाय या संपत्तियों से आय अर्जित करता है, तो ऐसे में HUFO करदाता मान उस पर निर्धारित दरों से कर लगाने की कार्यवाही की जाती है। व्यक्ति की परिभाषा में कंपनी भी शामिल है। कंपनी एक कृत्रिम कानूनी व्यक्ति है जिसकी अपनी एक सार्वभौम मुद्रा है और इसकी पूंजी अंशों में विभाजित होती है। कंपनी अगर व्यवसाय से कोई आय कमाती है तो उसके ऊपर भी कर लगाने की कार्यवाही की जाती है। इसी प्रकार से फर्म भी एक एसएससी है, एक पर्सन है, एक व्यक्ति है। फर्म से तात्पर्य साझेदारी संस्थान से है जो कुछ या किसी व्यवसाय के लाभों को निश्चित अनुपात में विभाजित कर व्यवसाय करने के लिए किया जाता है। ऐसे फर्म अगर कोई व्यवसाय या अन्य प्रकार से आय कमाती है तो उसके ऊपर भी कर लगाने की कार्यवाही की जाती है। इसी प्रकार से व्यक्तियों का समुदाय, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स में कई व्यक्तियों, चाहे वो व्यष्टि हो, HUF हो, फर्म हो या कंपनी हो, किसी विशेष उद्देश्य से अगर एकत्रित होते हैं तो उसे व्यक्तियों का समुदाय कहते हैं। व्यष्टियों के समुदाय में केवल प्राकृतिक व्यक्ति ही सदस्य हो सकते हैं, जबकि व्यक्तियों के समुदाय में ये सभी लोग सदस्य हो सकते हैं। इसी प्रकार स्थानीय सत्ता या सरकार कानून के द्वारा निर्मित एक संस्था होती है, जैसे कि नगर निगम, बंदरगाह, नगर विकास न्यास आदि। और उपरोक्त 6 के अलावा अगर और कोई अन्य कृत्रिम व्यक्ति है तो उसके ऊपर भी कर लगाने की कार्यवाही की जाती है। ये प्राय संस्थान या अप्राकृतिक होते हैं, किंतु उनका अस्तित्व होता है और इनका प्रबंधन प्राकृतिक व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। भगवान, देवी देवता, श्रीनाथ जी आदि, राजस्थान विश्वविद्यालय आदि ऐसे अन्य कृत्रिम व्यक्ति हो सकते हैं। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2(9) में कर निर्धारण वर्ष या असेसमेंट ईयर की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार एक अवधि जो 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर अगले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होती हो, कर निर्धारण वर्ष कहलाएगी। और अभी जो हमारा पाठ्यक्रम चल रहा है उसके अनुसार कर निर्धारण वर्ष AY 2020-21 है। अगली परिभाषा आप जो देख रहे हैं वो है गत वर्ष की, प्रीवियस ईयर। धारा 3 के तहत कर निर्धारण वर्ष असेसमेंट ईयर से ठीक पूर्व का वित्तीय वर्ष गत वर्ष कहलाता है। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए प्रीवियस ईयर या गत वर्ष 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 रहेगा। अर्थात कि इस वर्ष जब हम व्यवहारिक प्रश्न हल करेंगे तो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक की आयों और खर्चों को ध्यान में रखेंगे। इनके आधार पर इस गत वर्ष की कुल आय पर कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के तहत कर लगाने की कार्यवाही की जाती है। सामान्य नियम गत वर्ष के संदर्भ में है कि गत वर्ष की आय के ऊपर गत संबंधित कर निर्धारण वर्ष में ही कर लगता है। यानी कि गत वर्ष अगर 19-20 है तो कर निर्धारण वर्ष 20-21 में उस आय के ऊपर कर लगेगा। परंतु इस नियम के अपवाद
स्वरूप निम्न कुछ स्थितियां ऐसी भी हैं जिसमें आय अर्जित करने वाले गत वर्ष में ही कर लगाने की कार्यवाही भी कर दी जाती है। विभिन्न धाराएं यहाँ उल्लिखित हैं। उसके अनुसार अनिवासी जो समुद्री जहाजों द्वारा व्यापार करते हैं उनकी आय पर गत वर्ष की आय पर गत वर्ष में ही कर लगाने की कार्यवाही कर दी जाती है। इसी प्रकार गत वर्ष में भारत छोड़कर जाने वाले व्यक्तियों की आय पर गत वर्ष में ही कर लगाने की कार्यवाही हो जाती है। अल्प अवधि हेतु स्थापित अगर कोई निकाय है तो उसके लिए भी यही नियम है। कर बचाने के लिए यदि कोई संपत्ति का हस्तांतरण किया गया है या व्यापार बंद हो गया है, ऐसी स्थिति में गत वर्ष की आय के ऊपर गत वर्ष में ही कर लगाने की कार्यवाही कर दी जाती है। आयकर आय के ऊपर लगाया जाता है, अतः आवश्यक है कि आप लोग भी आय की परिभाषा को, आय में शामिल की जाने वाली मदों को बहुत अच्छे से समझें और याद रखें। वास्तव में आयकर अधिनियम में आय की कोई परिभाषा तो नहीं दी गई है, परंतु धारा 224 में उन मदों का उल्लेख है जिन्हें आय में शामिल किया जाता है। फिर भी अगर हम न्यायाधीशों के परिभाषाओं में सर लाउंस के द्वारा आयकर आयुक्त बनाम शाह वालेस एंड कंपनी के मामले में अगर परिभाषा को देखें तो ये एक सर्वोत्तम परिभाषा सी प्रकट होती है। आय का अभिप्राय एक सामयिक मौद्रिक प्राप्ति से है जो कि कुछ नियमितता से तथा निश्चित साधनों से उत्पन्न होती है। सर लाउंस ने आगे इसी में कहा भी था कि आय किसी पेड़ के फल या खेत की फसल के समान है। इस प्रकार से धारा 224 में जिसमें बहुत सारी मदों का उल्लेख है, कुछ मदें आपके सामने दिख रही हैं कि अगर हम आय को जोड़ें तो इनमें इन चीजों को शामिल किया जाता है। कोई लाभ, कोई लाभांश, ब्याज, किराया, वेतन, अनुलाभ, क्षतिपूर्ति, एकमुश्त प्राप्त ग्रेच्युइटी, पूंजी लाभ, कुछ अनियमितताएं जैसे लॉटरी, वर्ग पहेली, दौड़, ताश, शर्त से जीती या जुए में जीती राशि, वैध एवं अवैध साधनों से आय। आयकर अधिनियम में वैध और अवैध साधनों में फर्क नहीं किया गया है और दोनों ही प्रकार की आयों को शामिल किया जाता है एक करदाता की आय में। आय को निर्धारित करते समय आय को आय मानने के लिए आय के साधन, आय की नियमितता, आय का उपयोग मौद्रिक रूप में, बाह्य एक्सटर्नल साधनों से प्राप्त हो आदि बातों का ध्यान में रखा जाता है और किसी राशि को आय कहा जाता है। आय के समय ध्यान रखें, प्राप्ति के देय होते ही आय अर्जित उदय होने वाले गत वर्ष की आय हो जाती है, परंतु संभावित आय तब तक आय नहीं कहलाएगी जब तक कि वह प्राप्त ना हो जाए। फिर कुछ ऐसी भी आय हैं जो दिखने में आय जैसी हैं परंतु आयकर अधिनियम के तहत वो आय में शामिल नहीं होती है, जैसे धर्मादा, गौशाला आदि के लिए प्राप्तियां, घर खर्च में से बचत जिसे पिन राशि भी कहते हैं या पिन धनराशि भी कहते हैं, ये आय नहीं है। आयकर अधिनियम के अनुसार सभी आयगत प्राप्तियां आय हैं जब तक कि इस अधिनियम में ये करमुक्त ना हो जाएं, तथा पूंजीगत प्राप्तियां आय केवल तभी मानी जाएगी जबकि ये अधिनियम में आय मानी गई हो। फिर हमें कई बार किसी आय को आय माना जाए या ना माना जाए के संदर्भ में अगर कोई स्थिति आती है तो आयकर अधिनियम में कहता है कि किसी राशि को आय मानने पर इसे आय सिद्ध करने का अधिकार आयकर विभाग का है तथा कोई आय अधिनियम के अंतर्गत आय नहीं है यह सिद्ध करने का भार करदाता का है।
आयकर अधिनियम की धारा 10(1) के अंतर्गत कृषि आय को करमुक्त एग्जम्प्ट घोषित किया गया है। एग्रीकल्चरल इनकम या कृषि आय तब कृषि आय कहलाएगी, अर्थात कि करमुक्त होगी, जबकि यह आय कृषि भूमि से उत्पन्न हो या भूमि भारत में स्थित हो, भूमि को आयकर अधिनियम के तहत कृषि भूमि मान लिया गया हो तथा भूमि का कृषि कार्यों में प्रयुक्त किया गया हो, उपयोग किया गया हो। आय का कृषि आय कहलाने के लिए भूमि भारत में हो और उसे कृषि भूमि मान लिया जाए। कृषि भूमि मानने का जहां तक संबंध है, तो पिछली जनगणना के अनुसार अगर जनसंख्या 10,000 से अधिक हो परंतु 1 लाख से अधिक ना हो और स्थानीय सीमा से 2 किलोमीटर से अधिक दूर ना हो तो वो कृषि भूमि कहला जाएगी। इसी प्रकार जनसंख्या 1 लाख से अधिक हो परंतु 10 लाख से अधिक ना हो तो किसी शहर की नगर परिषद की स्थानीय सीमा से 6 किलोमीटर से अधिक दूर ना हो तो वो कृषि भूमि कहलाएगी। अगर जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, किसी शहर की नगर परिषद से 8 किलोमीटर से अधिक दूर ना हो तो वो भूमि कृषि भूमि कहला जाएगी। पिछली मतगणना के अनुसार 10,000 तक की जनसंख्या वाले गांव में स्थित हो या उसके आसपास हो तो उसे कृषि भूमि मानेंगे। इस कृषि भूमि का उपयोग आय प्राप्त करने वाले के द्वारा प्राथमिक कार्यों तथा सहायक कार्यों में किया जाना अनिवार्य है। प्राथमिक कार्य जमीन से पौधा बाहर निकालना, भूमि को जोतना, पानी देना, बीज बोना इत्यादि। सहायक कार्य में इस गुड़ाई, निराई, सिंचाई, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग, फसल कटाई आदि शामिल होते हैं। अगर ये कार्य किए गए हैं तो न सिर्फ उस कृषि भूमि से उत्पन्न उपज से प्राप्त आय कृषि आय कहलाएगी, वरन ऐसी भूमि से अगर कोई किराया प्राप्त किया गया है तो वो भी कृषि आय कहलाएगा। कृषि कार्य में अगर कोई मकान प्रयुक्त किया गया है जो कृषि भूमि पर बना हुआ हो और उसके स्वामित्व में हो और कृषि कार्यों के प्रयोग में आता हो तो इस प्रकार के मकान का किराया भी कृषि आय कहलाएगा। कृषि कार्य के लिए प्रयुक्त पशुओं के चरने हेतु स्वयं उगी घास अथवा जंगल को किराए पर देने से आय हो, फल अथवा फूलों की खेती से आय हो तो ये भी कृषि आय कहलाएगा। कृषि कार्यों में संलग्न फर्मों द्वारा साझेदारों को दिया गया पूंजी पर ब्याज एवं पारिश्रमिक साझेदारों के लिए कृषि आय ही माना जाएगा, बशर्ते कि फर्म को ऐसे ब्याज या पारिश्रमिक की कटौती व्यय के रूप में मिलती हो। परंतु यहाँ पर यह भी ध्यान रखें कि ये कुछ आय ऐसी हैं जो लगती हैं कि कृषि आय जैसी हैं, परंतु ये कृषि आय नहीं है। हाट बाजार के काम में आने वाली भूमि से आय, भूमि पर अपने आप उगे पेड़ पौधों जंगलों से होने वाली आय, मुर्गी पालन इत्यादि से आय, कृषि कार्यों में प्रयुक्त गोदाम का किराया, ईंट के भट्टों से होने वाली आय, डेयरी फार्म से आय, कृषि कार्यों में लगी कंपनी से लाभांश से आय, तालाब के सिंगाड़ों से आय आदि एवं खड़ी फसल खरीदकर शेष कृषि कार्य करने से हुई आय आदि गैर कृषि आय हैं, ये कृषि आय नहीं कहलाती हैं। इसी प्रकार एक परिभाषा अंशतः कृषि आय की भी है। ऐसी आय जिसका कुछ भाग कृषि से संबंधित और कुछ भाग व्यापार से संबंधित मान लिया जाए तो उसको अंशतः कृषि आय, पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम या पार्शियली एग्रीकल्चरल इनकम कहते हैं। कुछ नियम इस प्रकार हैं। अंशतः कृषि आय में से कितनी भाग कृषि से संबंधित और कितना भाग व्यापारिक आय से संबंधित माना जाए। इसमें अगर चाय के उत्पादन से आय हुई है
तो कृषि आय 40% और व्यापारिक आय, कृषि आय 60% और व्यापारिक आय 40% होगी। इसी प्रकार रबड़ के उत्पादन से संबंधित आय है तो 65% कृषि आय और 35% व्यावसायिक आय मानी जाती है। कॉफी उत्पादन में अगर प्राप्त कॉफी का शुद्धिकरण कर बेचने से होने वाली आय है तो 75% कृषि आय और 25% व्यावसायिक आय होगी। परंतु अगर प्राप्त कॉफी को भूनकर अन्य पदार्थ या चिकरी आदि मिलाकर फिर बेचने पर कोई आय होती है तो 60% कृषि और 40% व्यावसायिक आय कहलाएगी। इसी प्रकार अन्य व्यवसाय से अंशतः कृषि आय है, जैसे कि स्वयं के फार्म की उपज को स्वयं के व्यवसाय में कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लेने पर कृषि आय ऐसे उपज के बाजार मूल्य और ऐसे उपज की लागत के अंतर के तुल्य होगी। सकल कुल आय, ग्रॉस टोटल इनकम, आयकर अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आयों को 5 शीर्षकों इनकम फ्रॉम सैलरी हेड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स हेड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड, इन 5 शीर्षकों में विभाजित कर दिया जाता है और इन 5 शीर्षकों के संबंधित नियमों का प्रयोग कर प्रत्येक शीर्षक की कर योग्य आय ज्ञात कर ली जाती है। इसी को हम ग्रॉस टोटल इनकम, सकल कुल आय या GTI कहते हैं। कुल आय, टोटल इनकम, इस सकल कुल आय में से अध्याय 6 A में वर्णित धारा 80C से 80U तक की कटौतियां को घटाने के बाद शेष राशि ही कुल आय या टोटल इनकम है। इसी कुल आय पर संबंधित कर निर्धारण वर्ष में प्रचलित कर की दरों से आयकर की गणना की जाती है। नीचे आप एक विवरण पत्र अपने सामने देख रहे हैं। इस प्रकार से जो भी हेड है उससे संबंधित आय को लिखकर उन्हें जोड़ लिया जाता है। पांचों हेड में किसी हेड में इनकम हो सकती है, किसी में ना हो, परंतु इन पांचों हेड्स की कुल इनकम को जोड़ लें तो इसे ग्रॉस टोटल इनकम या GTI कहते हैं। इसमें से धारा 80C से 80U तक की जो भी लागू कटौतियां हो उन डिडक्शंस को घटा दिया जाए तो शेष राशि कुल आय टोटल इनकम कहलाती है, जिसके ऊपर कर लगाने की कार्यवाही की जाती है। धन्यवाद।